नमस्कार, 12 बजे की 12 बड़ी खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अखंड राय। और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल प्लेटफॉर्म आईबीसी 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। 12 बजे की महत्वपूर्ण खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों को फोड़ने की इजाजत दे दी है। आपको बता दें, फैसला आया है कहीं ना कहीं दिल्ली और एनसीआर के लोगों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि दिवाली पटाखों का त्योहार है और इस त्योहार को जब तक लोग पटाखा नहीं फोड़ते तब तक वो नहीं समझते हैं कि वो कोई दिवाली का त्योहार मना रहे हैं। ऐसे में दिवाली के लिए उन तमाम लोगों को जो दिल्ली और एनसीआर में रहते हैं उनके लिए खुशखबरी लेकर के आई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, सीजेआई ने लोगों को राहत दी है और उन्होंने दिल्ली में और एनसीआर में पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। कई शर्तें जरूर हैं इसमें। ग्रीन पटाखों की बात की जा रही है और बाहर से आए हुए पटाखों को बिल्कुल यहाँ पर नहीं फोड़ सकते हैं और ग्रीन पटाखों के अलावा कोई दूसरा पटाखा भी नहीं फोड़ सकते। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पटाखों को लेकर के एक बड़ी खबर है, खुशखबरी है उन तमाम लोगों के लिए जो दिल्ली एनसीआर के निवासी हैं। टाइमलाइन जरूर है कि सुबह 6 से 7 बजे और शाम को 8 से 10 बजे। तो 18 से 21 तारीख को लेकर के ये गाइडलाइन है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इसको लेकर के कहीं ना कहीं दिशा निर्देश भी दिए और शर्तों के साथ लोगों को पटाखे फोड़ने की इजाजत दी है। एक और खबर बता दें, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सीएम योगी वितरण जो गैस सिलेंडर है उसके रिफिल वितरण कार्यक्रम में लोगों को गैस सिलेंडर जो रिफिल है उसको लेकर के संबोधित कर रहे हैं। इस दरमियान उन्होंने साफ तौर पर कड़े संदेश दिए हैं उन तमाम उपद्रवियों को। उन्होंने कहा है कि अगर रंग में भंग डालने का जिसने भी काम किया, सलाखें उसका इंतजार करेंगी। क्या कुछ कहा इस कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने, आपको सुनाते हैं। उत्साह और उमंग के त्योहार में किसी ने रंग में भंग डालने का काम किया, किसी ने व्यवधान डालने का काम किया, तो जेल की सलाखें उसका इंतजार कर रही होंगी। और कोई भी होगा उसको अंदर ठूंसने में बहुत देर नहीं लगेगी। और इसीलिए बहनों वर्यों, पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, सौहार्दपूर्ण तरीके से एक दूसरे को बधाई देते हुए हमें मनाने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि गत 8-8.5 वर्ष के अंदर जो भी पर्व और त्योहार उत्तर प्रदेश में आयोजित हुए, सारे के सारे समुदाय के, होली हो, दीपावली हो, विजयादशमी हो, जन्माष्टमी हो, रामनवमी हो, रक्षाबंधन हो, ईद हो, क्रिसमस हो, गुरु पर्व हो, सारे पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से, उत्साहपूर्ण तरीके से, उमंगपूर्ण तरीके से आयोजित होते हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने पर्व त्योहारों को मनाए, अपनी आस्था का सम्मान करे। ये पर्व और त्योहार सड़कों पर प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। ये सामूहिक रूप से अपनी अभिव्यक्ति को समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक माध्यम होता है। लोग एक दूसरे से गले मिलें, सामूहिक रूप से विकास की प्रक्रिया का हिस्सा बने, अपने परिवार की खुशी को अपने समाज के साथ, समाज की खुशी के साथ प्रदेश के साथ, प्रदेश की खुशी को देश के साथ आपस में शेयर करते हुए हम आगे बढ़े। यही पर्व और त्योहार के पीछे का उद्देश्य होता है। अब वह भाव नहीं, अब ये वो सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने घुटना टेकती हो। ये सरकार तो जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में समझाना भी जानती है। देखिए, साफ तौर पर सीएम योगी ने कहा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसी भाषा में उसको समझाया जाएगा और ये पूर्व की सरकार नहीं है जो दंगाइयों के सामने झुकती है। तो कहीं ना कहीं निशाना कहाँ है, तीर कहाँ है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष पर, समाजवादी पार्टी पर हमलावर है सीएम योगी आदित्यनाथ। संबोधन में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सौहार्दपूर्ण तरीके से सारे के सारे त्योहार मन रहे हैं और किसी ने भी अगर इसमें खलल डालने का प्रयास किया तो सलाखें उसका इंतजार करेगी। तो सीएम योगी को आपने सुना और किस तरीके से उन्होंने विपक्ष को अपने निशाने पे लिया, वो भी आपके सामने था। तो अब चलते अपने सभी सहयोगियों के पास, एक एक करके हमारे साथी हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले इंद्रवीर हमारे साथ जुड़ गए। इंद्रवीर, कौन सी बड़ी खबर है? कि हमारे पास अगर बात करें रायबरेली की सबसे बड़ी खबर, तो सबसे बड़ी खबर है, ये पूरे इंडिया की खबर हो सकती है। जिस तरीके से अगर बात करें तो कोडीन युक्त सिरप की खरीद की गई और लगभग 1,40,000 सीसी कोडीन युक्त सिरप खरीदी गई और ये लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से खरीदी गई। अजय फार्मा रायबरेली, हमारे पास एक तस्वीर है, मैं चाहूंगा पहले वो तस्वीर आप देखें और उस तस्वीर का जो हालात है वो आप देखें कि
बताइए इंद्रवीर। देखिए अखंड, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सिरप खरीदी गई थी 1,40,000 सीसी लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से खरीदी गई, और इस पे जब शिकायत हुई तो शिकायत में यहाँ के जो डीआई इंस्पेक्टर हैं, अगर बात करें शिवेंद्र सिंह ने जाकर के जब बात करने की कोशिश करी तो इनका जो अजय फार्मा है, इनका नंबर नहीं लगा है और ये इनको बुलाया गया तो ये नहीं पहुंचे। फिलहाल जब मौके पर ये लखनऊ और प्रयागराज हाईवे पर प्रगतिपुरम के ठीक सामने इनका कल्लू का पुरवा एक कस्बा है, वहां पे जो है गांव है, हाईवे पे ही उसी के बाहर ये इनकी दुकान है और उस दुकान को ड्रग इंस्पेक्टर ने सील किया है। और जब IBC 24 की ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह से आज बात हुई तो उन्होंने कहा कि इसकी पूरी परचेसिंग लखनऊ से की गई थी और अभी इस पे जो है सील कर दिया गया है। आने वाले समय में उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए हैं जिसकी जांच हो रही है, एग्जैक्टली तब पता चलेगा। लेकिन जिस तरीके से पूरे अगर बात करें तो पूरे इंडिया में एक मौत का तांडव चल रहा है ऐसी सिरप के खिलाफ, जिसमें स्वास्थ्य विभाग जो WHO है वो भी कहीं ना कहीं, और अगर बात करें तो जो मंत्री हैं स्वास्थ्य विभाग के, चाहे वो केंद्र के हो चाहे राज्य को सशक्त है, हर राज्य में कोहराम मचा हुआ है। ऐसी सिरपों को लेकर के लगातार अभियान चल रहा है और कई सारे हमारे देश के कई सारे बच्चों ने दम तोड़ दिया ऐसी दवाइयों के खिलाफ। तो लगातार अभियान चल रहे हैं, लेकिन उसमें जो है अगर बात करें तो ये एक मामला रायबरेली से बड़ा मामला निकल के सामने आया, जिसमें 1,40,000 सीसी सिरप कोडिन युक्त सिरप खरीदी गई और लखनऊ से परचेज की गई। लखनऊ के ट्रांसपोर्ट नगर से अजय फार्मा जो रजिस्टर्ड है रायबरेली में, इन्होंने परचेज करी। अभी इनके मालिक फिलहाल अपनी दुकान बंद करके फरार है और इसको डीआई ड्रग इंस्पेक्टर शिवेंद्र सिंह ने सील करी है। जी अखंड। इंद्रवीर, सवाल यह है कि अगर एक दुकानदार ने इतनी बड़ी तादाद में उस सिरप को खरीदा है जो पूरी तरीके से बैन हो चुकी है, कहीं ना कहीं उसके ऊपर तो कार्रवाई बनती है, लेकिन जिस जगह से अगर ये पता है कि राजधानी लखनऊ के इस ट्रांसपोर्टर से खरीदा गया है तो क्या उसके ऊपर कार्रवाई की बात निकल करके सामने आ रही है? ये तो सबसे बड़ी बात है कि जब ये सिरप ही बैन हो गई तो इसको खरीदने की वजह क्या है? क्या बता रहा है दुकानदार? कोई जानकारी निकल के सामने आ रही है? देखिए अभी फिलहाल अखंड वो फरार चल रहा है। इतना बड़ा मामला है, चूंकि थोड़ी बड़ी 2-4 10 सीसी 20 सीसी 10,000 20,000 सीसी नहीं खरीदी गई, 1,40,000 खरीदी गई है और 1,40,000 ये रिटर्न में निकल के आया है कि 1,40,000 सीसियां खरीदी गई है। किस लिए खरीदी गई थी? क्या डिस्ट्रीब्यूटर, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर रहे होंगे तो ये सीसियां जो जिस तरीके से वैन है, अब इनके ऊपर तो बहुत गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए। लेकिन जब इस पे ड्रग इंस्पेक्टर से बात हुई शिवेंद्र सिंह की तो उन्होंने बताया कि अभी इसकी जांच चली, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड कराया है, उनमें खोजबीन और जांच चल रही है। जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर ये सीसी क्यों खरीदी गई थी। ये जो जहर है, ये जहर, हम इसको जहर कहेंगे, इस जहर क्यों खरीदा गया था और कहां सप्लाई हो रही थी, जब ये बैन कर रखा है पैन इंडिया लेवल पे गवर्नमेंट ने। और तो उस तरीके से ऐसी अंधाधुंध जो इन सीसियों से अपने रोजगार चला रहे हैं उसको लेकर के आखिर क्यों मनमानी करते नजर आ रहे हैं ऐसे फार्मर जो दवाइयों के संचालक हैं, अगर बात करें तो दवा व्यवसायी हैं, ऐसे दवा व्यवसायियों के खिलाफ लगातार सरकार काम कर रही है और चाबुक चला रही है। तो अब जिले में ये मामला सनसनी मचाया हुआ है कि आखिर 1,40,000 सीसी क्यों खरीदी गई। जैसा आपने सवाल पूछा तो सवाल का राजवाब ये कि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि अभी जांच चल रही, जांच के बाद ही पता चलेगा। अभी फिलहाल मालिक इसके सामने नहीं है और उन्होंने ट्रांसपोर्ट नगर लखनऊ से जो खरीदी थी दवाइयां, उस दवाइयों को लेकर के वहां भी पूछताछ करेंगे, ये इनका करना वो भी है। लेकिन अभी उन्होंने बताया कि मालिक ही सामने नहीं आया है, इनके डॉक्यूमेंटेशन किसी के जरिए आया और उन पर जांच चल रही है। ये बड़ा विषय है। क्या इस पे देखने वाली बात यह होगी, क्या ड्रग इंस्पेक्टर इस पे मामला सुलटाते हैं या फिर इस पे डीएम के नेतृत्व में जिस तरीके से कार्रवाई हुई है, सील किया गया है, क्या आने वाले समय में इन पे कार्रवाई होनी चाहिए? क्योंकि कार्रवाई तो बनती है, अब होगी नहीं होगी ये विषय जांच का है। लेकिन फिलहाल ये मामला सुर्खियों में बना हुआ है और तेजी से वायरल है। जी अखंड। बिल्कुल इंद्रवीर, जांच का विषय है। जो सिरप, जो जिस तरीके से मौत के तांडव की खबरें आई, बहुत सारी चीजें हुई, उस सिरप को, जो बैन सिरप है, उसकी इतनी बड़ी तादाद में अगर खरीदारी की गई है और कहीं ना कहीं दुकानदार की दुकान पर कार्रवाई की गई और दुकानदार फरार चल रहा है, तो सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी बड़ी तादाद में आखिरकार इस सिरप को क्यों खरीदा गया है? ये सवाल अभी बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं उस दुकानदार के मिलने के बाद पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर वहां कार्रवाई हुई तो लखनऊ में जिस जगह से खरीदी गई है उसके ऊपर भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी इस पूरे मामले पर क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रवीर इस जानकारी के लिए। रजनीकांत हमारे साथ जुड़े हुए मैनपुरी से। रजनीकांत, कौन सी बड़ी खबर है?
रजनीकांत बताइए। जी जी सर, अखंड जी आपको बता दें, दिवाली पर जब हर घर में रौनक होती है, आज उसी के मैनपुरी में उसी रौनक के बीच एक जहर बिक रहा है, जो कि सरसों के तेल के नाम पर खुलेआम बेचा जा रहा है। नकली तेल, सूत्रों के अनुसार नकली तेल जो बेचने का खेल शहर के बीचों बीच में चल रहा है, उसे लेकिन खास सुरक्षा विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जिसकी भनक तक नहीं है, और करीबन 10 ड्रम नकली तेल जो उतारा जा रहा है मार्केट में बेचने के लिए, जहां दिवाली पे हर घर में खरीदारी होती है, तेल खरीदा जाता है, आज वही जहर लोगों के को बेचा जा रहा है। जिसमें कोतवाली जो मैनपुरी सदर कोतवाली क्षेत्र का है, सब्जी मंडी इलाका है, उसमें बड़ी मात्रा में नकली तेल बरामद हुआ है, जो राठौर ऑयल की दुकान पर लंबे समय से इस नकली तेल का कारोबार चल रहा था, लेकिन अधिकारियों को पता नहीं कि यहाँ पे ऐसा नकली तेल बेचा जा रहा है, और दिवाली आते ही के नकली तेल बेचने वाले सक्रिय हो जाते हैं। कोई बीमारी थोड़ी ना है कि वायरल है या डेंगू है कि इस समय ही निकले होगा, कोई वायरल चल रहा है उसी समय होगा। ये तो जब बीमारियां भी आती है ना, तो ऐसे आती है कि उस समय होता है उसका निर्धारित। तो सबसे बड़ी बात है, जब ये त्योहार का सीजन आता है, तो इस तरीके से जो नकली प्रोडक्ट्स बनाने वाले लोग हैं, जो ये मुनाफाखोर है, मिलावटखोर है, इस तरीके की चीजों को अंजाम देते हैं। कल भी अवनीश से इस पूरी खबर पर बातचीत हो रही थी, कानपुर में इस तरह की कार्रवाई की गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को डील करने वाले देश में अगर इस तरीके से मिलावटखोर अपने मुनाफे के चक्कर में मिलावटी सामान बाजार में आसानी से बेच सकते हैं, तो क्या वो 2 दिन की तैयारी होगी? क्या 2 से 4 दिन ही लगे होंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार जो भी खाद्य विभाग के लोग हैं, वो क्यों 2 से 4 दिन पहले जागते हैं? क्यों नहीं पहले से तैयारी करते हैं? क्या आखिरकार 2 ही 4 दिन पहले उनको पता चलता है क्या यहाँ मिलावट हो रही है? क्या मैनपुरी में, क्या केवल कानपुर में, या फिर लखनऊ में, या रायबरेली में अन्य जिलों का हाल क्या अलग है क्या? ऐसा नहीं है। पूरे प्रदेश में या देश में कहें, मिलावटखोरों का जिस तरीके से गोरख धंधा चल रहा है, कहीं ना कहीं लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा है, कई गंभीर बीमारियों से लोग ग्रसित हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं करते। क्यों 4 दिन पहले एक्टिव होते हैं? जब पता है दिवाली इस महीने में आएगी, 2-4 दिन का इधर उधर फर्क होगा, तो पहले से तैयारी क्यों नहीं की जाती है कि बड़े पैमाने पर जब मार्केट में आने से पहले उसके ऊपर ही कार्रवाई हो जाए, जिस जगह बनता हो उस जगह पे कार्रवाई हो जाए? क्या करते हैं खाद्य सुरक्षा अधिकारी? जब इनका वीडियो किसी मामले को लेकर, जैसे नकली तेल है या नकली खोया, इस समय दिवाली का मौसम है, वो दिवाली का मौसम है, हर घर में खुशियां मनाने के लिए कोई मिठाई बनाने के लिए खोया लेता है, कहीं ना कहीं खोया भी मिलावटी आ रहा है, लेकिन मार्केट में बिक रहा है, लेकिन अधिकारियों को पता नहीं है कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये जानकारी नहीं है प्रशासन को कहीं भी। लेकिन जब वीडियो जिसका वायरल हो जाता है, फिर अधिकारी उस वीडियो के आधार पर तो बोलते हैं कि जांच की जा रही है, जो दोषी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर ऐसे दोषियों को हर बार, हर त्योहार, चाहे दिवाली हो, चाहे होली हो, और चाहे हमारा और रक्षाबंधन हो, ऐसे ही नकली खाद्य पदार्थ बिकते रहेंगे, तो कैसे काम चलेगा? लोगों की जिंदगी से खेला जा रहा है बराबर। लोगों की जिंदगी इतनी सस्ती है ना, इसीलिए खेला जा रहा है। बहुत सस्ती हो गई है लोगों की जिंदगी कि आराम से खेल सको, जितना खेल सकते हो। लोगों की स्वास्थ्य से किसी को कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि हमें आपको नहीं पता होता कि हम किस वजह से बीमार पड़े, लेकिन डॉक्टर को पता होता है कि आखिरकार इसकी वजह क्या है। डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, टाइफाइड हुआ है, उनके पास पता होता है, उनको देख के बता देते हैं। उसी तरीके से खाद्य विभाग के जो अधिकारी, उनको जानकारी होती है, सब कुछ जानकारी होता है, इनके आंख के नीचे सारा सारा खेल चल रहा होता है, पर ये अनभिज्ञ बने रहते हैं, ये अज्ञान बने रहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इन लोगों को जो कार्रवाई करने का इनके ऊपर जिम्मा है, ये कार्रवाई नहीं करते। अगर ये कार्रवाई करते तो इस तरीके की स्थितियां पूरे देश में होती ही नहीं, पनपती ही नहीं। और जो ये मिलावटखोर है, मुनाफाखोर है, ये पनप ही नहीं पाते। ये अपना बोरिया बिस्तर बांध करके कहीं और चले जाते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत का सामान नहीं दुकानों पर बेच रहे होते। रजनीकांत, इस पूरे मामले पर बात कीजिएगा कि आखिरकार खाद्य सुरक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, वो 2-4 दिन पहले ही क्यों एक्टिव होते हैं, क्यों जागते हैं, पहले से इसके लिए तैयारी क्यों नहीं की जाती? बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। अजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल अखंड जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको एक खबर बताई थी कि प्रीति नाम की एक महिला का मौत हो गई थी, और इस खबर को पूरी तरह से IBC24 ने प्रमुखता से दिखाई थी। उसके बाद आपको बता दूं कि जब आजाद समाज पार्टी के राजनेता लोग जो हैं, जैसे आपको बता दूं साहिल मेहरा और परवेश पासी, ये लोग जितने भी लोग हैं, इन्होंने एक मोर्चा संभाला, और मोर्चा संभालने के बाद जब ये अस्पताल में पहुंचे और इन्होंने विरोध किया, उसके बाद जब विरोध करने के बाद सीएमओ की आंखें खुली हैं, और परिजन जो थे, उसके परिजनों ने मृतक का शरीर रख लेकर और वहां पर अस्पताल के आगे बैठ गए, धरना प्रदर्शन में जब बैठ गए हैं। और आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं ने जब आवाज उठाई है, उसके बाद सीएमओ
ने जो लगातार सीएमओ कह रहे थे कि उसके कागज अब वैलिड हैं और कागज की वजह से उसको हम सील नहीं कर सकते हैं, और इस मतलब तमाम बातें बता रहे थे कि वो लीगल है। परंतु जब आजाद समाज पार्टी के सभी नेताओं ने इस बात को उठाया, मुद्दे को उठाया, तो आप ये समझिए कि रात को 11:30 बजे उस अस्पताल को सीज कर दिया गया। और क्यों कर दिया गया? अब उसके कागज वैलिड थे और इनवैलिड हो गए। अब उसके कागज इनवैलिड हो गए, और आपको बता दूं, पुलिस को फिर तहरीर दी गई है और पुलिस ने इस पूरे मामले पे मुकदमा दर्ज किया है उन सभी डॉक्टरों के खिलाफ। और इस पे आप जांच की बात बता रहे हैं, इसमें SC/ST का मुकदमा भी लिखा गया है। तो आपको बता दूं, इसमें जांच जो है वो पुलिस क्षेत्र अधिकारी नगीना करेंगे। परंतु सबसे सवाल बड़ा ये है अखंड, कि अब तक जो नोडल अधिकारी थे उनका ये कहना था, मेरी बात भी हुई थी उनसे, कि ये वैलिड है और अब ऑपरेशन का उसको अधिकार है। ये क्या कहते हैं, कोई MS वगैरह है और इसने कोई डिग्री ले रखी है जिसका ऑपरेशन का, इसे सर्जरी करने का अधिकार है। और एक महिला, मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊं, जो डॉक्टर ऑपरेशन करने का जिसको अधिकार था, उसके कई सारे हॉस्पिटलों में नाम लिखे हुए हैं। आपको मैं अभी नाम का खुलासा नहीं करूंगा, परंतु हम इस खबर पे बने रहेंगे। IBC 24 इस खबर का पूरी तरह से जांच करके, पूरी तरह से देखकर, क्योंकि हमें सूत्रों के हवालों से ये बात पता चली है कि उसी डॉक्टरनी का कई हॉस्पिटलों में नाम लिखा हुआ है कि वो सर्जरी करने जाती है। अब जब सब जगह उसका नाम लिखा हुआ है तो भाई वही सर्जरी करने जाती है। इस तरह के तमाम अस्पताल खुले हुए हैं। तो स्वास्थ्य विभाग की, मैं ये कहूंगा, बहुत बड़ी कमी है। अगर इस तरह का कोई मामला चल रहा है तो स्वास्थ्य विभाग को तुरंत ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जैसे कल कार्रवाई हुई है। और ऐसे ही लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अब मान लीजिए अगर आजाद समाज पार्टी के लोग, नेता लोग अगर आवाज नहीं उठाते तो फिर क्या होता? अब तक उस पे ना मुकदमा होता और वो बच जाता, और वो कुछ रफा दफा करने की बात कर रहा था। अखंड जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, मैं अब भी यही कहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग ने आंखें क्यों मूंदी थी? अखंड जी। दिन में वैलिड, रात में इनवैलिड। जब नेता धरने पर आते हैं, किसी पार्टी के लोग, उसको समर्थन प्राप्त हो जाता है कोई घटना को, तो अपने आप जो इनवैलिड चीज होती है ना, या वैलिड चीज होती है अधिकारियों के, जो इनवैलिड होती है उससे पहले वैलिड बताने की पूरी कोशिश की जाती है। लेकिन जब लगता है कि एक हुजूम आ गया है, किसी पार्टी का इनको समर्थन प्राप्त हो गया है, तो वो वैलिड चीज भी इनवैलिड हो जाती है। वो पहले से वैलिड बता रहे थे और रात के अंधेरे में दबाव में आकर के उस इनवैलिड चीज को वैलिड बताने वाले ने उसको इनवैलिड बता करके सील कर दिया। सबसे बड़ी बात है कि इस तरीके की लुका छिपी का जो गेम खेल रहे हैं, घरों में दुकानें खोल करके बैठे, अस्पताल नहीं है ये, दुकान है जहां पर मौत का सामान बेचा जा रहा है। यहाँ पर जिंदगी नहीं बेची जा रही, मौत का सामान बेचा जा रहा है। और क्या कह रहे हैं, जैसे कहते हैं ना, दुकानों में बड़े बड़े नाम लगे होते हैं, इस ब्रांड का सामान यहाँ पर उपलब्ध है। उसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं उनका नाम ब्रांड के रूप में इस्तेमाल किया जाता है कि लखनऊ के मशहूर डॉक्टर, बिजनौर के या लखनऊ, रायबरेली, किसी भी जिले के जो मशहूर डॉक्टर होते हैं उनका बड़ा बड़ा ब्रांड के रूप में नाम इस्तेमाल किया जाता है, रखा जाता है। और एक नहीं, जैसा कि आपने बताया, 2, 4, 10, 50, 100 जितने हो वहां पर उनका नाम मिल जाएगा। जैसे समझ लीजिए, जो कोई ब्रांड का बिस्किट हो, ब्रांड का तेल हो, ब्रांड का चावल हो, कोई भी आम चीज हो, उसी तरीके से डॉक्टर भी ब्रांड बन चुके हैं उस जिले के। और ब्रांड नामक चीज एक पोस्टर पे, उनके यहाँ बैनर पे, या उनके जो साइनिंग बोर्ड होता है ना, साइनेज बोर्ड, उस पर लग जाता है। सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार क्या जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है लोगों की, इंसानों की, कि लोग इस तरीके से अपने नाम का इस्तेमाल ऐसे दुकानें, घर में चलने वाले जो अस्पताल है उस पर दे देते हैं। ये नामी ग्रामी डॉक्टर क्या करते हैं? इनको क्या सोच समझ नहीं है कि किस तरीके से उनके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा सकता है? क्या एक व्यक्ति हर जगह जाके सर्जरी कर सकता है? क्या एक व्यक्ति हर जगह जा करके बैठ सकता है? क्यों नहीं इस सारी चीजों पर ध्यान दिया जाता है? सबसे बड़ा सवाल है। जब इस पूरी घटना की जानकारी होती है, पुलिस कार्रवाई होती है, जो किसी राजनीतिक दल के नेता आते हैं, धरने पर बैठ जाते हैं, तो रात के अंधेरे में कार्रवाई होती है, दिन तक उसको वैलिड बताया जाता है। तो आखिरकार वैलिड बताने वाले उस अधिकारी के ऊपर कब कार्रवाई होगी जिसने इसको इनवैलिड बताया रात में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं अखंड जी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने कहा ना कि जगह जगह उनके नाम लिखे रहते हैं। जब जगह जगह नाम लिखे रहते हैं तो अब आपने कहा ना, ब्रांड, जैसे बिस्किट का ब्रांड हो गया, किसी का हुआ, ये लोग भी, डॉक्टर भी जो है ना, अब एजेंसी चला रहे हैं। ये अपनी एजेंसी चला रहे हैं कि जगह जगह हम अपना नाम दे देते हैं। और उसके बाद मैं, देखिए, साफ साफ बताऊं, ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आई है। हम IBC 24 इस बात की पुष्टि नहीं करता है, परंतु फिर भी ये एक बहुत बड़ा सवाल है। कल जब मैं अस्पताल में कवरेज कर रहा था तो वहां पर कुछ लोगों ने ये बताया कि नोडल अधिकारी जो हैं वो इस तरह के अस्पतालों से 5,000 रुपए महीने लेते हैं, इसलिए अस्पताल फल रहे हैं, फूल रहे हैं।
ये IBC-24 इसकी पुष्टि नहीं करता, क्योंकि IBC-24 के पास अभी इसका कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। परंतु यह बात वहां की जनता जब लगातार बता रही थी, तो ये आरोप तो बहुत बड़ा आरोप है कि वो, और एक आपको बता दूं, एक आजाद समाज पार्टी के नेता हैं परवेश पासी, उन्होंने तो साफ साफ एक बयान दिया है, उनके पास वीडियो भी है, कि ये जो नोडल अधिकारी हैं, प्रमोद जायसवाल उनका नाम है, उन्होंने उनका ड्राइवर, जो पैथोलॉजी लैब होते हैं, आपको पता होगा, जहां पे ब्लड की टेस्टिंग होती है और इस तरह की टेस्टिंग, जो भी टेस्टिंग होती है, वो ब्लड ग्रुप जहां पे चेक किए जाते हैं, उन अस्पतालों से, मतलब उस लैब से 1000 रुपए महीना लेते हुए उनके ड्राइवर को पकड़ा और उसकी वीडियो भी बनाई। जब उसकी वीडियो बनाई और उन्होंने ये बात सीएमओ को बताई कि मैं आपको एक पार्टी का नेतृत्व कर रहा हूं और एक पार्टी में हूं मैं, और यहां पर मैं जनता की आवाज उठा रहा हूं और आपको ये वीडियो भेज रहा हूं, आप जरा इस पर कार्रवाई करिए। और क्या कार्रवाई करेंगे? तो उनका कहना यह है कि सीएमओ ने आंखें मूंद ली। जब बताइए, सीएमओ ही जिले के मेन अधिकारी स्वास्थ्य विभाग के नींद सो रहे हैं, चैन की नींद, तो फिर दूसरा क्या कार्रवाई करेगा? अखंड जी, सीधी सीधी बात है, ये तो लीपापोती वाला ही काम चल रहा है कि जो पकड़ा गया वो चोर और जो नहीं पकड़ा गया वो साहू। साफ सी बात है अखंड जी। 20 से 25 साल पहले भी अजय जानते हैं ऐसा क्या होता था? 20 से 25 साल पहले भी डॉक्टर हुआ करते थे, इस तरीके के अधिकारी हुआ करते थे, पर उनका ईमान बहुत अलग होता था, वो ईमानदार छवि के हुआ करते थे। शायद यही कारण है कि मोटरसाइकिल खरीदने में उनको 50 नहीं 1000 बार सोचना पड़ता था। मोटरसाइकिल भी दूर दूर तक नजर आती थी और गिने चुने लोगों के पास कार हुआ करती थी। आज की स्थिति ये है कि 20 से 25 हजार कमाने वाले सरकारी कर्मचारियों के पास भी घर में के बाहर 4 पहिया वाहन खड़ा है, उसमें ड्राइवर मेंटेन करते हैं। वो तो कहाँ से ड्राइवर मेंटेन करते हैं वो तो वही जानते हैं कि जितनी उनकी तनख्वाह है, क्या उसमें ड्राइवर मेंटेन किया जा सकता है? पहले का 5000 रुपए, आज का 50,000 रुपए बराबर है, ये सबको पता है। लेकिन किस तरीके से भ्रष्टाचार ने लोगों की जो आंखें हैं, जो खुली होनी चाहिए, उसको बंद कर दिया है, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी। और यही कारण है कि जो घरों में दुकानें चल रही हैं, जहां पर मौत का सामान बेचा जा रहा है, साफ तौर पर जिन अधिकारियों पर, जिन कर्मचारियों पर जिम्मेदारी है आंख खोलकर चेकिंग करने का, वो वहां जाकर के अपनी आंखें मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। और अगर कोई मर जाता है तो उसके बाद उसको वैलिड बताने के लिए ये भी नहीं सोचते कि जांच कर लें, उसके बाद वैलिड बताएं, इनवैलिड बताएं, तुरंत अपनी तरफ से बयान जारी कर देते, सारी चीजें वैलिड है। और लेकिन जब दबाव बनता है, लोग उनके समर्थन में उतर जाते हैं, माहौल बिगड़ता है, लखनऊ राजधानी तक इसकी बात की चर्चा होने लगती है, तब उन्हें लगता है कि मामला गर्म हो गया है, मामला बिगड़ ना जाए, इसलिए उसको इनवैलिड बताने के लिए फिर से उस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसे जो अधिकारी है ना, इनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यही सारे के सारे इस सूत्रधार हैं। अगर ये समय रहते कार्रवाई करते तो शायद इस तरीके की स्थितियां नहीं पैदा होती। फिलहाल अजय, इस पूरे मामले पर क्या कहना सीएमओ का है, इसको जरूर हमारे दर्शकों को बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र प्रतापगढ़ से जुड़ गए। ज्ञानेंद्र, कौन सी बड़ी खबर है? बिल्कुल लखन, देखिए प्रतापगढ़ से एक बड़ी खबर है। बड़ी खबर ये है कि असलहों के जो तस्करी चल रही है प्रतापगढ़ में लगातार 2 साल पहले, आपको बताते चले कि लालगंज थाना अंतर्गत एक बड़े असलहे का जो है भंडाफोड़ किया गया था। और उस समय अगर बात करते चले कि भारी मात्रा में असलहे की फैक्ट्री, असलहे ऑटोमेटिक पिस्टलें, 9mm की पिस्टलें बरामद की गई थी। प्रतापगढ़ की इसकी उस समय की सबसे बड़ी सफलता थी। जिस तरीके से फिर से एक बार असलहों का बाजार प्रतापगढ़ में फिर से एक्टिव हो चुका है। और आपको बताते चले कि प्रतापगढ़ पुलिस ने को एक बड़ी कामयाबी ऐसे मिली कि अमेठी और प्रतापगढ़ के बॉर्डर पे एक असलहा तस्कर था, जो कि प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था और तस्करी करने के लिए उसके पास से ऑटोमेटिक पिस्टलें, कुछ बम और आपको बताते चले कि कुछ मैगजीन और जो है गोलियां बरामद हुई है। लेकिन जिस तरीके से आज से ठीक 1 से 1.5 महीने पहले भी ऐसे ही प्रतापगढ़ पुलिस ने खुलासा किया था। आखिर सवालिया निशान खड़े होते हैं। प्रतापगढ़ पुलिस फिलहाल वर्क अच्छा किया है, इन्होंने नो डाउट बहुत अच्छे वर्क किए हैं, लेकिन तस्करी पे रोक तो नहीं लगा पा रही है। सबसे बड़ी बात है कि नशे की तस्करी, शराब की तस्करी और असलहे की तस्करी प्रतापगढ़ में एक विख्यात है कि शराब की तस्करी काफी भारी मात्रा में प्रतापगढ़ से होती है। और उसके बाद आते हैं नशे की तस्करी। आपने देखा था किस तरीके से 501 ग्राम की नशीले पदार्थ प्रतापगढ़ पुलिस ने जो है अरेस्ट पकड़ा था। फिलहाल वो भी पकड़ में तब लिया था जब ब्लॉक प्रमुख सुशील सिंह का नाम नशे की तस्करी में जुड़ा, एमडी जैसे मामले को लेकर के उनका नाम जुड़ा, तो प्रतापगढ़ पुलिस इकट्ठा हुई। लेकिन
अब असलहे की तस्करी को लेकर के जिस तरीके से प्रतापगढ़ में जाल फैल रहा है, इसका काफी बड़ा जाल है। अब देखने वाली बात होगी क्या इसके ऊपर भी प्रतापगढ़ पुलिस एक्शन लेगी। अखंड। अब बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से ये तस्कर जो हैं लगातार तस्करी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, गुड वर्क है प्रतापगढ़ पुलिस का। बिल्कुल आपने कहा कि गुड वर्क है, एक बड़े तस्कर को गिरफ्तार किया है और एक जखीरे को बरामद किया है। लेकिन सवाल है कि आखिरकार किस तरीके से कहीं ना कहीं जो अवैध ये असलहे जो अवैध हैं वो किस तरीके से लोगों की पहुंच तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं इन तस्करों के माध्यम से। आखिरकार इसकी सोर्स नहीं पता लगा पा रहे कि वो सोर्स कहां से, कि इस तरीके से अवैध जो लगातार जो असलहे हैं वो कहीं ना कहीं पूरे उत्तर प्रदेश में लगातार मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी जो असलहे होते हैं, चाहे ग्लॉक पिस्टल की बात की जाए, ऐसी ऐसी पिस्टल जो आमतौर पर आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर है, वो भी आसानी से लोगों को उपलब्ध हो जा रही है। आखिरकार पुलिस क्या इनके नेटवर्क का पता लगाने में कुछ कामयाब हो पाई है, या फिर उन्होंने गिरोह के किसी सदस्य को गिरफ्तार किया? ये सबसे बड़ा सवाल है ज्ञानी। बिल्कुल लखन, देखिए बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से आप सोचिए 9mm की पिस्टल जो कि केवल मिलिट्री और पुलिस वालों के पास रहती है, मिलिट्री के पास तो उससे भी हाईटेक हाईटेक रहती है, लेकिन 9mm की पिस्टलें जो पुलिस वालों के पास रहती है, जो खोज के चलते हैं, 9mm की बुलेट उनके पास रहती है जो कि प्रतिबंधित है। वो जैसे असलहे मार्केट में मिल रहे हैं, प्रतापगढ़ की मार्केट में मिल रहे हैं, सोचिए तो किस तरीके के असलहे मिलने होंगे। लालगंज में देखा गया था कि AK-57 बरामद हुई थी वहां पे, और हाईटेक्स बंदूकें बरामद हुई थी। काफी बड़ा जखीरा मिला था, तकरीबन 150 से अधिक जो है बंदूकें बरामद हुई थी, तकरीबन 2000 से अधिक गोलियां बरामद हुई थी। और इसके तार प्रतापगढ़ लालगंज थाना क्षेत्र के अंदर से लेकर के पूरा का पूरा पहुंच चुका था बिहार तक में। तो जो बिहार तक ये पूरा मामला जुड़ा था, बिहार तक भी दबिश दी गई थी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, यहाँ दबिश दी गई थी। इसके बाद पुलिस एक्टिव हुई, कुछ महीने एक्टिव रही, फिर उसके बाद ठंडे बस्ते में डाल दी। अब से 1 से 1.5 महीने के आसपास, इसी के अंतराल, मुझे एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, मानदाता थाना के अंतर्गत एक फैक्ट्री का खुलासा किया गया। कुछ लोगों को पकड़ा गया, उनके पास से 4 से 5 पिस्टलें बरामद हुई। अब कल पुलिस ने जिस तरीके से एक युवक को गिरफ्तार किया जिसका नाम रविंदर मिश्रा बताया जा रहा है, फिलहाल पूछताछ चल रही है, उसके पास से कुछ पिस्टलें बरामद हुई है। उसने साफ तौर पे कबूला भी है कि मैंने यहाँ पे जो मेरे पास से सामान बरामद हुए हैं, मैं इसको यहाँ पे बेचने के लिए आया था। सोचिए सबसे बड़ी बात यह है कि वो व्यक्ति यहाँ पे बेचने आया था। ये सही है कि मुखबिर की सूचना पक्की निकली और उसे अर्धनिर्मित टोल प्लाजा के पास से गिरफ्तार किया गया। अमेठी और प्रतापगढ़ का बॉर्डर पड़ता है, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेन जो सरगना है इस पूरे घटनाक्रम का, वो अभी तक फरार चल रहा है। इससे पहले भी जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसका भी मेन सरगना अभी भी फरार चल रहा है। मेन सरगना अभी तक इनके पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ा है। और आज से 2 साल पहले की भी घटना पे जाए, जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी, वहां का भी मेन सरगना अभी फरार चल रहा है। देखने वाली बात होगी कि सरगना आखिर प्रतापगढ़ पुलिस के हत्थे कब चढ़ेगा। अखंड। बिल्कुल मेन अगर लीडर को ही गिरफ्तार कर लिया जाए तो उसके जो प्यादे हैं ना, जो नुमाइंदे होते हैं, वो इस तरीके के कार्य को अंजाम नहीं दे सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पुलिस की गिरफ्त से जो लीडर्स होते हैं, जो सरगना होते हैं, वही फरार कहीं ना कहीं चल रहे होते हैं और उनकी गिरफ्त से कोसों दूर है। शायद यही कारण है कि अभी भी पुलिस के हाथ खाली कहे जाएंगे। भले उन्होंने किसी को गिरफ्तार किया, कुछ उसके पास से पिस्टल या कुछ अत्याधुनिक हथियार बरामद किए, लेकिन पुलिस की कार्रवाई पर ये सवाल नहीं खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल उनकी तारीफ है, लेकिन इतना जरूर है कि सरगना को गिरफ्तार करेंगे तो जखीरा जो होगा ना, जो पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे देश में कहीं सप्लाई किया जाता होगा, उसका जखीरा मिल जाएगा। फिलहाल इनसे पूछताछ करके जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको तलाश करना चाहिए, उनको पुलिस के गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे भेजना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए ज्ञानी। आदर्श जुड़ गए हरदोई से। आदर्श, कौन सी बड़ी खबर है? आज हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर ये हमारे ऊपर लगभग 11,000 वोल्ट की एक लाइन गई हुई है। मसीह भगवान का मंदिर है, उसकी पुजारी से जो है आदर्श, आपकी आवाज इको कर रही है, आवाज आ नहीं पा रही क्लियर।
आदर्श आपसे फिर से जुड़ेंगे, तब तक अवनीश के साथ अपनी आवाज क्लियर कर लीजिए। अवनीश के साथ जुड़ रहे हैं। अवनीश, कौन सी बड़ी खबर है कानपुर से? हाँ, देखिए अखंड, दो खबरें हैं। दोनों खबरों को बहुत ही कम समय में मैं बताना चाहूंगा कि एक तो कानपुर का जो है पनकी क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर जो है सेल जो सरिया आती है उसका जो है यार्ड बना हुआ है। तो वहाँ पर कल देर रात जो है एक मालगाड़ी जो है यहाँ पर सरिया जो है खाली करने आई थी। खाली करने के बाद में जब वो वहां से वापस जो है कानपुर सेंट्रल की ओर जा रही थी, वहीं निकलते हुए जो है रास्ते में जो है जो ट्रेन का जो दो बोगी हैं वो पटरी से उतर गई हैं। आपको बता दें कि जो चैन जो सिस्टम होता है, जहाँ से जो है गाड़ी को मोड़ा जाता है, उस जगह पर जो है कोई टेक्निकल फॉल है, जिसके बाद में जो है वो गाड़ी जो है मालगाड़ी वो अपने पहिए से उतर गई और लगभग 2 घंटे तक जो है आपको बता दें लगभग 41 ट्रेनें जो है इससे बाधित रही हैं, जिसमें से श्रम शक्ति से लेकर के जो है वंदे भारत जैसी ऐसी बड़ी ट्रेनें थी जो समय पर जो है दिल्ली या अन्य जो जिले हैं वहां पर जो समय पर जो ट्रेनें पहुंचाती हैं उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। फिलहाल जो है किसी भी तरीके कोई हताहत नहीं है, लेकिन अगर इसी जगह पर अगर कोई मालगाड़ी की जगह पर अगर कोई पैसेंजर गाड़ी होती है उसके साथ में कोई हादसा हो जाता है, क्योंकि लगातार जो है आपने देखा होगा कानपुर के आसपास या कानपुर के ही जो है इस तरीके के हादसे हो चुके हैं। कहीं ना कहीं जो है इसमें कुछ जनहानि भी हुई और बड़ी जो है हानि अगर कही जाए तो सरकार की भी कहीं ना कहीं जो किसी गाड़ियों के रूप में भी हुई है। दूसरी खबर जो ये है, आपको बता दें कि एक यहाँ पर टिकरा थाना क्षेत्र पड़ता है, जहाँ पर टिकरा चौकी पड़ती है, जहाँ पर एक भाई ने जो है अपने सगे भाई को जो है मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि एक युवक है जो कि अपने घर पे आया और सबसे पहले उसने जो है पिता के साथ में जो है मारपीट करना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने अपनी पत्नी से मारपीट की और उसी के बगल में जो है उसका भाई रहता था, उसके साथ में भी मारपीट करना शुरू किया और इस कदर मारपीट शुरू की कि पास में ही बने कीचड़ में उसको दबा दिया और उस समय तक उसको कीचड़ में उसका मुंह जो है जो सर जो है दबा के रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। फिलहाल जो है पुलिस ने जो है उस युवक को गिरफ्तार कर लिया और जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए कि जिस तरीके से शराब के नशे में जो है लोग इस तरीके के काम कर रहे हैं, जो रिश्ते हैं उनको भूलते चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा एक कदम जो है और भी कहीं ना कहीं किसी को उठाना चाहिए, जिसमें जो है इस तरीके जो अवेयरनेस फैलनी चाहिए, जिससे जो है इस तरीके जो घटनाएं हैं अखंड वो ना हो सके। बिल्कुल अवनीश, आपने बहुत सही बात की है कि लोगों को अवेयर करने की जरूरत है कि क्योंकि रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली तमाम तस्वीरें आ रही हैं, तमाम खबरें आ रही हैं। अवनीश ने बताया किस तरीके से अपने भाई की हत्या कर दी। राजधानी लखनऊ में देखा कि एक बेटे ने अपनी मां की निर्मम हत्या कर दी, गैस सिलेंडर से सर पर मार के उनको मौत के घाट उतार दिया। किस तरीके से एक पत्नी ने, मुस्कान ने किस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। तमाम ये जो खबरें आ रही हैं कहीं ना कहीं विचलित करने वाली हैं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिरकार क्या वजह है कि लोग अपने रिश्ते, अपने भाई, अपने माँ बाप, अपने बच्चे या फिर किसी की भी हत्या करने से पहले एक बार भी नहीं सोच रहे। आखिरकार इस तरीके की मानसिकता आ कहां से रही है, एक बहुत बड़ा सवाल है। और बिल्कुल अवनीश ने सही कहा है कि लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। लोग ऐसा कदम क्यों उठा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। कई बार डिप्रेशन में इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं, कई किसी खुन्नस में उठाए जाते हैं, किसी को सबक सिखाने के लिए उठाए जाते हैं, कोई पैसा नहीं देता है उसको मना करता है इसलिए उठाए जाते हैं, कभी शराब के नशे में उठाए जाते हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार इस तरीके की घटनाएं लगातार क्यों इस संसार में बढ़ती जा रही हैं और खास तौर पर लोगों के जो रिश्ते को शर्मसार कर देने वाली हैं वो लगातार बढ़ती हुई चली जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अवनीश इस तमाम जानकारी के लिए आपका। आदर्श एक बार फिर से जुड़ गया। आदर्श बताइए। सरफराज बहराइच से हैं। सरफराज बताइए कौन सी बड़ी खबर है? जी अखंड जी, आपको बता दें कि जो बहराइच में आदमखोरियों का जो भेड़िए हैं उनका लगातार आक्रमण बढ़ता चला जा रहा है और वन विभाग कागज पे कार्रवाई सिर्फ करता है और ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं बना है कि जिससे भेड़िए पकड़े जाएं। अभी कुछ दिन पहले जो भेड़िए के पैर में गोली लगी थी वो भी नहीं पकड़ा गया है, लेकिन वह विभाग अगर देखा जाए तो कोई तरीके से काम करने में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जिससे वहाँ के ग्रामीण जो है वो दहशत में आ चुके हैं और दिन पे दिन ये लगातार हमले बढ़ते ही चले जा रहे हैं। भी कल एक बच्ची और एक महिला पे भी हमला हुआ है, उसको फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। लेकिन जब सीएम साहब आए थे यहाँ दौरे पे कुछ महीने पहले, तो उन्होंने जबकि आदेश दिया था शूटिंग के लिए, शूटिंग भी की गई, फिर भी अभी तक कोई ऐसा रास्ता नहीं निकल पाया जिससे भेड़िए पकड़ सके। जी क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं? क्या कारण है? क्या सारे संसाधन, क्या कमी आ गई है या इनके पास तकनीक नहीं है या फिर इस तरीके से लोगों को छोड़ दिया गया है डर के साए में जीने के लिए? लोग परेशान हैं,
हताश हैं, निराश हैं, कई लोग की जान चली गई। सीएम भी कहीं ना कहीं अधिकारी को निर्देशित कर चुके हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आसान काम है, पर काम आसान हो या मुश्किल हो, काम तो काम है, पकड़ना तो पड़ेगा ही आपको। उसके लिए जो भी विशेष इंतजाम किए जाए, अभियान चलाया जाए, उसको करना चाहिए। क्या लोगों की जान इतनी सस्ती है क्या कि इसको छोड़ दिया जाए भगवान भरोसे? सरकार आपको वेतन दे रही है, व्यवस्था दे रही है, तो आखिरकार किस जगह पर मजबूरी हो, कौन सी कमी आ रही है, क्या संसाधन नहीं मिल पा रहे हैं, तो भी बताइए। सरकार उसको भी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास करेगी। अगर वो सरकार नहीं कर रही है तो बताइए, तो कम से कम कोई चीज तो बताइए कि आखिरकार कमी कहाँ रह जा रही है। इसी तरीके से अपूर्व भी कल बता रहे थे कि अयोध्या में 3 से 4 महीने से लोग परेशान थे, तेंदुओं को देखने की बात कर रहे थे, लेकिन वन विभाग के अधिकारी साफ साफ मना कर दे रहे थे। किस तरीके से लोगों ने ही पकड़ा उसको, फिर वन विभाग कहता है कि हाँ है। और अब यहाँ पर भेड़ियों के आतंक से तो भली बात ही सब परिचित है, सीएम वहां खुद गए हैं, अधिकारी को निर्देशित किया है, लेकिन आखिरकार क्या कमी आ रही है कि भेड़ियों के आतंक से छुटकारा नहीं दिला पा रहे हैं वन विभाग के अधिकारी या जो भी जिम्मेदार लोग हैं? अब तो देखा जाए तो ग्रामीण खुद पहरे देते हैं, और जब घटना होती है तो ग्रामीण ही भेड़ियों को दौड़ाते हैं, और जब अधिकारी को फोन किया जाता है तब वो मौके पर पहुंचते हैं। तो इसमें आक्रोशित काफी है ग्रामीण। अब देखिए आगे क्या कार्रवाई करता है वन विभाग। जी। अब वन विभाग क्या कार्रवाई कर रहा है, वो कार्रवाई तो पूरा देश देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, और बहराइच के लोग खासतौर से देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर कार्रवाई आपसे नहीं हो रही है, आपको लग रहा है कोई दिक्कत आ रही है, आप नहीं पकड़ पा रहे हैं, आप विफल हैं, असफल हैं, तो अगर सफलता मिले, इसके लिए जो भी जरूरी कदम है, जो भी उसको पकड़ सकता है, कम से कम उसके समाधान के लिए, उस व्यवस्था के लिए कोई गुहार तो लगाइए। उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाइए। आपको लगता है कि नहीं सुन रही है तो? बहराइच में इतने सारे लोग एक इलाके में दहशत के माहौल में जी रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हम कागजों पे कर रहे हैं, जांच चल रही है, ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं, या हमने पकड़ने के लिए पिंजरे लगा रखे हैं, व्यवस्था कर रखा है, लेकिन वो पिंजरों से गायब क्यों है? सवाल यही सबसे बड़ा है कि आखिरकार आपकी तैयारी या फिर नाकाफी है, या फिर बहुत कम है। जिस लेवल की होनी चाहिए वो है ही नहीं, जिस स्तर की होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो आखिरकार कम से कम आपको अपने गिरबान में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ आपसे कमी हो रही है, इस बात पर विशेष जोर देना पड़ेगा। और अगर आप नहीं जोर दे पाएंगे तो इसी तरीके से जो बहराइच के कुछ इलाकों में जिस तरीके से भेड़िए का आतंक है, लोग डर के साए में जीने को मजबूर होंगे। मुख्यमंत्री जी भी आ जाएंगे तब भी कुछ होगा नहीं। लोग खुद अपने घर के बाहर पहरेदारी करेंगे, अपने घर वालों को सुरक्षित रखने के लिए रात रात भर जागेंगे, लेकिन आप लोग इंतजार करेंगे, कागज पे एक अभियान चलाएंगे, और अभियान चला करके भेड़िए को कागज पे ही पकड़ते हुए नजर आएंगे। फिलहाल धरातल पर कुछ दिखाई नहीं देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सरफराज तमाम जानकारी के लिए। लेकिन जो भी वन विभाग के अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार हैं, उनसे जरूर पूछिएगा कि आखिर कब तक बहराइच के लोग इसी तरीके से डर के साए में जिएंगे। क्या वो डर के साए में जीने के लिए क्या कोई टाइमलाइन है, डेडलाइन है? हर चीज की डेडलाइन होती है, कोई डेडलाइन ही दे दीजिए कम से कम, तब तक वो लोग रात भर निगरानी कर लें। पूछिएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदर्श हमारे साथ जुड़ गए। आदर्श बताइए। जी अखंड, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? आ रही है, बताइए, आप बताइए। हाँ अखंड जी, आज हम बताना चाहे, आज हम यहाँ पर हरदोई की जो प्रहलाद की नगरी है, हम उस जगह पर हैं जहाँ भगवान नरसिंह भगवान का मंदिर है, और इस मंदिर पास में 11,000 वोल्ट की लाइन गई हुई है, जिसमें कल रात को करीब 6:30 के समथिंग यहाँ पर एक बहुत बुरा हादसा हो गया था, जिसमें पुजारी के बेटे की मौत हो गई है। और यहाँ पर जो गुस्साए जनपद वासियों ने ये रोड को जाम किया था, और यहाँ मगर अधिकारी भी पहुंचे थे, लेकिन बिजली विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही सामने देखने को मिल रही है कि ये जो 11,000 की वोल्ट की लाइन है, इनमें करीब 4-5 जो है जॉइंट भी पड़े हुए हैं, और इसको उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये तार जो टूटा, ये जमीन पर गिरा के जमीन से ये टीन पर टच हुआ, और टीन पर टच होने के बाद में वो बच्चा था, उसके ऑन स्पॉट वो खत्म हो गया था। उसके चपेट में 2 लोग और भी है, जिसका यह हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा है। और माता जी ये भाई साहब हैं, इनसे जानकारी करेंगे कि क्या कैसे क्या पूरा हादसा हुआ। जी बताइए। ये जैसे तो नाम आपका? मेरा नाम सुशील है, मैं आर्मी से हूँ रिटायर्ड। मैं यहाँ से निकल रहा था तो मेरे सामने ये इसमें आग लग गया। अंदर 5 से 7 लोग थे। 5 से 7 लोगों में 2-3 लोग तो पीछे से भाग गए। उसके बाद में जो बच्चा वो पुजारी जी का था, वो पूजा कर रहा था, और उसके साथ में 2-3 लोग और थे, उनको पूजा करवा रहा था। तो जैसे ही इसमें आग लगी, अब वो तुरंत ही जलने लगा। जब वो जल गया, अब बीच में लाइन जल रही। सबसे देखने वाली बात ये थी, बेचारे इतनी दुखद घटना थी कि एक बच्चा अपने पापा के साथ अंदर है, पत्नी और एक बच्चा रोड के बाहर है। दोनों लोगों को कैसे बचाए, बीच में आग जल रही है, वो भी 11,000 लाइन। ये दृश्य कम से कम 14 से 18 घंटे चला हो, 18 मिनट चला होगा, लेकिन बिजली विभाग यहाँ से 50 मीटर दूर है, किसी ने लाइन नहीं काटी। तो यहाँ पर हम ये सबसे बड़ी एक लापरवाही आपके सामने खुद भाई साहब बता रहे हैं कि यही चंद कदम की दूरी पर पावर हाउस है कांडी रोड पर,
जो यहाँ पर जो है अधिकारी बैठते हैं, लेकिन तार टूटने के बाद भी करीब 15-20 मिनट उस लाइन को नहीं काटा गया, वो करंट चलता रहा। इसलिए जो तार गिरा उसके पास में जो है यहाँ दुकान भी है, वो दुकानदार जो है दुकान बंद करके जा चुके थे। अगर कहीं उनकी दुकान खुलती हो सकता है वो भी लपेटे में आ जाते। लेकिन एसडीएम महोदय जो अपने आप को कहते हैं कि पीसीआर से हम पढ़ के बने हैं, वो उनका बयान आ रहा है सामने कि इसकी जांच कराई जाएगी। लेकिन अब जांच, उनका बेटा तो चला गया, एक माँ का लाल चला गया है, क्या उसको वापस कर देंगे? लेकिन ये एक बहुत बड़ी एक लापरवाही। और अब कहीं कहीं ऐसे खंभे गड़े हुए जो तिरछे हैं और वो मौत के कगार पे लोग रह रहे हैं, लेकिन अभी उनको दुरुस्त नहीं करा गया। जब कोई हादसा होता है तभी प्रशासन की नींद खुलती है। जी अखंड। इतने बड़े तीर्थ स्थल पर इस तरीके की घोर लापरवाही जब देखने को मिलती है ना, तो अपने आप में कलेजा कांप उठता है। क्योंकि शायद हमारे और आपके लिए कोई खबर हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, पर उस माँ के ऊपर, उस पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसने अपना पुत्र खोया है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार कौन है? जांच होगी, उस जांच में निकलेगा क्या? सबसे बड़ी बात है। और अगर इस तरीके का इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, वहां पर अगर इस तरीके की एक बड़ी लाइन गुजरती है, तो क्या इस तरीके से लापरवाही पर होनी चाहिए? वहां पर कुछ ही दूरी पर वहां पर पावर हाउस है, उसके बावजूद इतनी बड़ी लापरवाही हुई है जिसका कोई, जितना भी कही जाए, कहा जाए कि इन लोगों के ऊपर कुछ शर्म बाकी है या नहीं बाकी है, ये भी एक बड़ा सवाल है। क्योंकि लगातार इस तरीके की शिकायतें आ रही पूरे उत्तर प्रदेश में आती हैं कि बिजली हुआ है, जांच कराएंगे तो क्या उस बच्चे को वापस ला पाएंगे? उस पिता के जो दिल पर बीत रही, क्या उसको आप ठीक कर पाएंगे? क्या उनके लाल को वापस लाने के लिए कोई कदम उठा पाएंगे? जांच करके करेंगे क्या? जांच करने से पहले अगर इस तरीके की जांच कर ली होती, शायद आज एक पुत्र जो है अपने दूर नहीं हुआ होता। एक माँ बाप इस तरीके से बिलख नहीं रही। जांच करवाएंगे, जांच के बाद में उनको सस्पेंड करेंगे, उनको निलंबित करेंगे, बस यही होगा। उसके बाद में फिर मामला शांत हो जाएगा। अभी कुछ यहाँ पे बता रहे हैं कि एक दुकानदार भाई साहब, ये 10 दिन पहले फिर एक बार ये तार टूट चुका है। उसके बाद ये अभी फिर कल का हादसा हुआ, जिसमें बहुत बड़ा ये हादसा था। लेकिन यहाँ पर जो मौके सीओ भी आए थे कल, और शहर कोतवाल से एसडीएम महोदय वहाँ डिस्ट्रिक्ट हादसे पहुंचे थे, वहीं पर उन्होंने बयान दिया कि जांच होगी। अब जांच में क्या होगा ये तो खैर एसडीएम ही जाने, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अधिकारी की जो है लापरवाही नहीं देखने को मिल रही है। और हरदोई में तो ऐसे पता नहीं कितनी लाइनें हैं जो छत के ऊपर से निकली हैं और मौत के साए में जी रहे हैं। ये करना बिल्कुल, मौत के साए में तो लोग जी ही रहे हैं। वो तार है, वो हरदोई में तो मैं आप भी दिखाते हैं, कई जगह पर बीच सड़क पर ही पूरा का पूरा खंभा ही गड़ा होता है। उसको हटाने के लिए लोग पत्र लिखते हैं, वो हटा तो पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे कि हटेगा कि नहीं हटेगा। इसीलिए ये अधिकारी कर्मचारी इंतजार करते कोई घटना अनहोनी का, कि जब घट जाएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। समय रहते अगर कार्रवाई कर लेंगे, जांच कर लेंगे इन तारों की, तो कम से कम इस तरीके की अनहोनी नहीं होगी, कोई व्यक्ति किसी को खोएगा नहीं। फिलहाल देखने वाली बात होगी कि किस तरीके की कार्रवाई होती है, या फिर लीपापोती होती है। लीपापोती के बाद एक पूरी की पूरी घटना को लोग भूल जाएंगे, और फिर से जब कोई नई घटना घटेगी फिर से इसी तरीके की जांच बैठा दी जाएगी, और उस जांच में किसी को आंच आएगी या नहीं आएगी, देखने वाली बात होगी। देखिएगा तभी पूछिएगा, शायद हो सकता है उनका भी कलेजा जो है, उनको लगे कि हाँ किसी का लाल चला गया है, कोई दूसरा या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इस तरीके का हादसा ना हो, शायद सुधर जाए और कोई कार्रवाई जरूर करें और समय रहते जांच कर ले, शायद किसी और की जिंदगी बच जाए। पूछिएगा कम से कम उन पढ़े लिखे अधिकारियों से, बताते हैं पढ़ लिख करके पहुंचे हैं, पढ़ लिख करके सारे लोग पहुंचे हैं, अनपढ़ नहीं है इस देश के लोग। इतना समझ में आना चाहिए, करने के बाद आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अखंड जी, हम आपको वो लाइन थोड़ा दिखाएंगे। देखिए वो हमारे ऊपर ये लाइन जा रही 11,000 वोल्ट की लाइन है। देखिए ये पूरी लाइन है 11,000 वोल्ट की, और ये नरसिंह भगवान का मंदिर है जहाँ पर हम खड़े हुए हैं। ये वही मंदिर है जहाँ पर हादसा हुआ है। ये नरसिंह भगवान का मंदिर है, और ये इसी जगह पर वो तार गिरा था। अब सोचिए कि एक इतना बड़ा तीर्थ स्थल है, उस जगह पे अगर इस तरीके का हादसा हो जाए, तो अपने आप में सवाल खड़े करता है कि आखिरकार बिजली विभाग के कर्मचारी, जो कहीं ना कहीं एक बड़ी दिल को छू जाने वाली खबर है, ये किस तरीके से एक माँ बाप किस तरीके से किस पीड़ा में होंगे, शायद उसको बयां कर पाना हमारे लिए आसान नहीं होगा। लेकिन इतना जरूर है कि कम से कम संवेदना होनी चाहिए आपके अंदर। आप भी एक इंसान है, किस तरीके से इसी तरीके से लोग इसी तरीके छोड़ दे रहे भगवान भरोसे। आपको अगर काम मिला है, जल्द से जल्द बताइए आदर्श। जी अखंड, मैं बताना चाहूंगा कि अभी आ जाओ यहाँ, हेलो आ जाओ यहाँ।
अभी एक भाई साहब और बताना चाहते हैं कि यहाँ लाइन को लेकर और जी क्या क्या है मामला पूरा। हमारी दुकान पे गिरा है तार। हाँ इधर सामने आ जाओ, सामने आओ। जी हमारी दुकान पे तार गिरा है और जो है उनकी दुकान में चले गए तो नहीं तो हमारा भी ऐसा हो गया। तो ये जो तार गिरा था इन्हीं की दुकान के पास में गिरा था, ये इसकी दुकान में चले गए। हमारी दुकान में 15 दिन से तार जलता रहा। जी अब सोचिए कि अगर इस तरीके से लोगों ने तला भी किया और 15-20 मिनट तक इसी तरीके से एक ये स्थिति रही और पावर कट तक नहीं किया गया तो कितनी बड़ी लापरवाही है, घोर लापरवाही है। और अगर अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो सोचनीय विषय है कि आखिरकार एक तीर्थ स्थल पर इस तरीके की घटना घटित हो जाती है, एक बच्चे की दुखद मृत्यु हो जाती है उसकी चपेट में आने से, और कार्रवाई के नाम पर अभी केवल जांच हो रही है और जांच में किसको आंच आएगी और कब तक आएगी, कितने दिनों तक रहेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए आदर्श। लेकिन सबसे बड़ी बात है आज मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कई सारी बातें कही है, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात भी उन्होंने कही है कि उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर यमराज का टिकट जो भी चाहता है वो एक बार किसी बच्ची को छेड़ करके दिखाए। तो कहीं ना कहीं उन मंचलों पर, उन अपराधियों पर जो छेड़छाड़ की घटनाओं को, अपराध को अंजाम देते हैं, उनको लेकर के एक बड़ा संदेश दिया है सीएम योगी आदित्यनाथ ने और साफ कड़े शब्दों में कहा है कि जिनको भी यमराज का टिकट चाहिए हो एक बार बच्चियों को छेड़ करके दिखाएं। तो साफ तौर पर जो इंगित करते हैं कि किस तरीके से अपराध पर, जीरो टॉलरेंस पर, महिला अपराध को लेकर के सीएम योगी लगातार फील्ड पर अधिकारियों को निर्देशित करते चले आए हैं और महिला सम्मान के लिए, नारी सम्मान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए एक के बाद एक नए नए अभियान भी चलाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं उसकी तरफ ये इशारा भी करता है कि किस तरीके से सूबे के मुख्यमंत्री लगातार महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार की अनहोनी छेड़छाड़ होने पर अपराधियों को गंभीर परिणाम भुगतने की साफ साफ चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। एक खबर अंत में और बता देते हैं, सुल्तानपुर में एक घर के अंदर धमाका हुआ है। 5 मिनट में 12 एक के बाद एक धमाके होते हैं और घर की छत ढह जाती है। इस घर की छत ढहने से करीब 12 लोग घायल हो जाते हैं और 5 लोगों की हालत जो है वो नाजुक बताई जा रही है। ये पूरा का पूरा जो घटना घटित हुई है वो बताया जा रहा है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी घर में, जिसकी वजह से हादसा हुआ है। और हादसे के बाद वहां पर सुतली बम लगातार घर के बाहर साफ तौर पर बिखरे हुए दिखाई दे रहे थे। लोगों ने मलबे से कुछ लोगों को बाहर निकाला और अस्पताल तक ले गए, जिसमें 5 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है जो एक ही परिवार के सदस्य हैं। आसपास के जो घरों में है उसमें दरारें आ गई हैं। ये घटना केवल वहीं की नहीं है, कानपुर में भी देखने को मिला और राजधानी लखनऊ में भी मिला कि किस तरीके से अवैध फैक्ट्री संचालक अपने घर में ही पूरा का पूरा गोदाम बना लेते हैं और बारूद के ढेर पर बैठ करके बारूद को ही बनाने का काम करते हैं, पटाखे का बनाने का काम करते हैं, जिससे उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। ना सिर्फ उनकी ही पड़ती है बल्कि उनके परिवार वालों की और आसपास के जो निवासी होते हैं उनकी भी जिंदगी खतरे में पड़ जाती है। समय रहते अगर अभियान चला करके ऐसे जो अवैध फैक्ट्री संचालक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो शायद इसको रोका जा सकता है, किसी की जान बच सकती है। लेकिन सब लोग नींद से तभी जागते हैं जब लगता है कि सवेरा होने वाला है। जो लोग सवेरे होने से 5 मिनट पहले, अंधेरे सूरज निकलने से 5-10 मिनट पहले जाग जाएंगे तो शायद वो सचेत हो जाएंगे। लेकिन यहाँ के जिन लोगों के कंधों पर जिम्मेदारी है वो सोचते हैं कि जब पूरा उजाला हो जाएगा, सूरज निकल जाएगा, सूरज निकल के जब सूरज ढल जाएगा तब उस पर कार्रवाई करेंगे। यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं अब आम हो चुकी हैं। तो 12 बजे 12 बड़ी खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके सामने फिर से होंगे। आज तक ले दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।